नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता खोने वाले 23 वर्ष तक के बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रधानमंत्री के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके 23 वर्ष तक के बच्चों को सामाजिक व आर्थिक सहायता सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत पूरे देश भर में की गई। इस योजना के तहत देश के 31 राज्यों के 557 जिलों में 4,345 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया। भिवानी में आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए इन बच्चों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सिरसा के कालावली से विधायक शीशपाल केहरावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। शीशपाल ने कहा कि मूसेवाला की हत्या की निंदा की जा सकती है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना का पूरा दोष भगवंत मान और केजरीवाल पर है, क्योंकि टीआरपी के लिए सरकार उच्च हथकंडे अपना रही है, इसीलिए सिक्योरिटी वापस ली गई। शीशपाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को रिमोट से चलाना चाहते हैं, जो कि कतई नहीं चलेगा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अंबाला में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अंबाला पंजाब के साथ लगता जिला है, इसलिए वाहनों की चेकिंग कर उन पर नजर रखी जा रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की कल पंजाब के मानसा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बदमाश फरार होने में भी कामयाब रहे थे। उसके बाद हरियाणा को भी अलर्ट पर रखा गया है और हरियाणा के अंबाला जिला में पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है। आज अंबाला में पुलिस की तरफ से नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग की गई और संदिग्ध वाहनों को चेक भी किया गया। पुलिस का कहना है कि कल पंजाब के मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बदमाश फरार हो गए थे, जिसके चलते हरियाणा के अंबाला में चौकसी बढ़ाई गई है और संदिग्ध वाहनों पर नज़र रखी जा रही है। ऐसा उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो बदमाश हैं वो पंजाब से हरियाणा की तरफ रुख कर सकते हैं और छिपने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है और वाहनों पर नजर रखी जा रही है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़, हरियाणा, अंबाला। तो वहीं पंचकुला में लोन देने के नाम पर अवैध वसूली के मामले कई बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपए देकर पहले तो अपने नेक्सस के अंदर फंसाया गया, उसके बाद हरियाणा पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि उनके मोटी रकम वसूली जा सके। ऐसा ही खेल पंचकुला से पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है। करीब 180 लोगों की लिस्ट पंचकुला पुलिस के पास पहुंच चुकी है और इस मामले के अंदर अनिल भल्ला को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि हरियाणा पुलिस के केएसआई पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले के अंदर सेक्टर 2 पुलिस चौकी के अंदर जाँच की जा रही है। आज ताज़ा हालात ये है जो बड़ा खुलासा हुआ है कि अनिल भल्ला के परिवार की 2 महिलाएं कई बैग्स के अंदर भरकर रुपए और गोल्ड की ज्वेलरी को सेक्टर 10 एसबीआई बैंक के बाहर मिली। पुलिस को इनपुट मिले तो उसके आधार पर इन महिलाओं को पकड़ा गया और उसके बाद सेक्टर 2 पुलिस चौकी में ले आया गया, जहां जांच की जा रही है। पंचकुला पुलिस की ओर से रुपए गिनने वाली करीब 3 मशीनों को मंगवाया गया है। करीब 2.5 से 3 किलो के आसपास गोल्ड है। इसके अलावा करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस के पास 180 लोगों की वो लिस्ट पहुंची है जिन लोगों से अनिल भल्ला और उसके पूरे नेक्सस ने वसूली की थी। अब इस पूरे मामले के अंदर कई पुलिसकर्मियों पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत अनिल भल्ला के साथ सामने आ रही है। इसी मामले में डीसीपी सुरेंद्र सिंह हो या फिर पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी, उनकी ओर से एक स्पेशल टीम को बनाया गया है जो इस मामले के अंदर जाँच कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पंचकुला पुलिस के किन किन अधिकारियों का नाम इस पूरे नेक्सस में सामने आता है और कितने करोड़ रुपए की ठगी निकल कर सामने आती है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कैथल पुलिस ने कलायत के अंदर रेडीमेड की दुकान पर फिरौती की एवज में फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया।
कैथल की CIA-1 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आज कैथल के SP ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कुछ दिन पहले क्लैद के अंदर एक व्यापारी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां की फायरिंग की गई थी और फायरिंग के दौरान काफ़ी चोटें भी व्यापारी को आई थी और फायर जो करने वाले बदमाश थे वो मौके पर फायरिंग करके फरार हो चुके थे। और इसी चीज़ को लेकर एक जो कैमरा की फुटेज थी वहाँ पर CIA-1 द्वारा फुटेज कैमरे की निकाली गई और उसमें 2-3 जो बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की थी उनके चेहरे पहचानने के लिए वीडियो जो फुटेज थी वो निकाली गई। उसी के दौरान कैथल SP द्वारा एक CIA टीम गठित कर दी गई और जो बदमाश थे उनको पकड़ने के लिए टीम बदमाशों के पीछे ले गई। देर रात एक आरोपी पर जो कैथल की CIA टीम है उसने दबिश दे डाली और बात करें तो बड़सिकरी गांव क्लैद के अंदर पड़ता है, वहां पर जब वो बदमाश दिखाई दिया तो उसने कैथल CIA-1 के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और कैथल CIA टीम के छाती पर फायरिंग की गोली भी लगी है, जबकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हुआ था तो उसकी काफ़ी दिक्कतें आ सकती थी। और कैथल SP द्वारा उनको CIA-1 की टीम को बधाई भी दी और बधाई देने के बाद भी कैथल SP ने यह कहा कि जो CIA-1 की टीम है उनको जल्द सम्मानित किया जाएगा और जो बदमाश कैथल पुलिस CIA-1 द्वारा पकड़ा गया था, कैथल CIA-1 की टीम ने अपना बचाव करते हुए उसकी टांग पर गोली चलाई और वो घायल हो गया। उसका इलाज अब कैथल सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। कैथल कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं करनाल कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आरोपी अरुण ने कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। आरोपी को पुलिस ने पिछले दिनों फर्जी राशन कार्ड के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। अरुण इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला डिपो होल्डर का नॉमिनी है। इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी। इस मामले में जिले के अधिकारी देवेंद्र मान को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने घायल आरोपी अरुण को गिरफ्तार अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ आरोपी को कई फ्रैक्चर भी आए जिसका अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टर नीरज ने बताया कि कोर्ट से लेकर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि ऊपर से कूद गया, हाथ पांव फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। में अरेस्ट किया गया था जिसमें इसको मतलब पुलिस रिमांड पे ले गया ताकि इससे जो रिकवरी है वगैरह वो करनी है। तो इनके मेडिकल के रिगार्डिंग डेली रूटीन में इसका मेडिकल था और फिर इन्होंने एक मेडिकल के लिए दरखास्त लगाई थी, उसके रिगार्डिंग इसको पेश किया था कि भाई इसका मेडिकल है। तो मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट के सामने इसको पेश किया था, तब ये वहाँ से अपना झटका मार गया, ऊपर से कूदने की कोशिश की। दूसरी मंजिल से कूदा है। तो क्या कुछ नाम है इसका सर? इसका नाम अरुण है। ये किस मामले में? अभिषेक। ये इन सभी मामलों में इसका नाम अरुण है जो कूदा है। और जो दूसरा डिफॉल्टर था वो विकास था। वो विकास है, उसका ही भाई है। ये भी उर्फ विकास नहीं उर्फ विकास। इसे कोर्ट में पेश कर दिया था आज यार, करना था इसको कोर्ट में पेश करना था, कर दिया था। तो इसने फिर ये साइड में खड़ा था, हाथ में झटका मार के। ये कहाँ का रहने वाला है? फिर इसको ये इंदिरा कॉलोनी जो हॉस्पिटल से कोर्ट से लेके आए इसको कि यही बोल के कि ऊपर से कूद गया है। तो इसके हाथ में लेफ्ट रिस्ट में फ्रैक्चर लग रहा है और लेफ्ट एल्बो में जो विजिबल लग रहे हैं और एक फ्रैक्चर पाँव में लग रहा है इसके। तो पुलिस इसको अरेस्ट करके लाई थी? मेरे को नहीं पता है। तो फ्रैक्चर है मतलब इसके मल्टीपल फ्रैक्चर से। तो हालत कैसी है? खतरे से बाहर है जी? अभी तो वाइटल स्टेबल है तो ठीक। मनरेगा में हुए करीब 50 करोड़ के घोटाले में कांग्रेस नेता करण दलाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री आरोपियों को संरक्षण दे रही है। पलवल जिले में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा घोटाला केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के संरक्षण में अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिसको लेकर आज उन्होंने पलवल के जिला विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ आदेश जारी करते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह सरकार की मंशा साफ है कि घोटाले करने हैं, उसी संरक्षण को लेकर घोटाले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अधिकारी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के संरक्षण में घोटाले कर रहे हैं और पूरी तरह जनता को त्रस्त करके रखा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह घोटाले मनरेगा के हुए हैं, क्या सरकार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई करती है या फिर जिन कर्मचारी और जिन नेताओं के ऊपर स्थानीय विधायक आरोप लगा रहे हैं उन पर कितनी कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। तो वहीं फतेहाबाद में नगर निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, आप रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की छोटी सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली गई हैं और आज से नामांकन प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। 4 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी और आप देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी को चाहूंगा
कि वो दिखाई कि किस प्रकार जो अधिकारी हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। फतेहाबाद के नगर परिषद में जो नामांकन है वो दाखिल किए जाने हैं। 4 जून तक की प्रक्रिया चलेगी और आज 3 बजे तक की प्रक्रिया चलेगी। इसको लेकर अलग अलग नो ड्यूज भी मांगी गई है, तो उम्मीदवार नो ड्यूज लेकर यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे। आइए बातचीत करते हैं रिटर्निंग अधिकारी से। सर, आज से शुरू है जी नामांकन, 3 बजे तक लिए जाएंगे और 4 तारीख तक चलेंगे। इसके बाद 6 को स्क्रूटनी है, 7 को विड्रॉल है और 3 बजे के बाद 7 को ही सिंबल अलॉटमेंट। शर्तें वगैरह सर क्या मेन वही जो पिछले चुनाव की शर्तें मच और लेस सेम शर्तें, उनको एनओसी लेने पड़ेंगे तीनों बैंकों से और एनओसी नगर पालिका का, नगर परिषद का, हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे कि सरकार द्वारा स्पेसिफाइड। ने पूरी तैयारी कर ली है? पूरी तैयारी कर ली गई। अब तक कोई उम्मीदवार आया सर? अभी तक कोई भी नहीं आया। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे जो आरओ हैं, रिटर्निंग अधिकारी हैं, इससे बातचीत हुई और उनका कहना है कि हालांकि अब तक कोई नहीं आया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है, क्योंकि न्यू ड्यूज को लेकर लगातार अलग अलग कार्यालयों के चक्कर जो हैं उम्मीदवार लगा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया है जो वो शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद से इंडियन न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। तो वहीं भिवानी के शाश्वत सांगवान ने यूपीएससी की परीक्षा में 34वां रैंक हासिल कर परिवार और अपने जिले का नाम रोशन किया है। बिरादरी के गांव पैटावास खुर्द निवासी शाश्वत सांगवान ने यूपीएससी की परीक्षा में 34वां रैंक हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। बताया जाता है कि शाश्वत सांगवान के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, जो कि दिल्ली में अपना क्लिनिक चलाते हैं। परिजनों द्वारा उनकी इस उपलब्धि पर नाच गाकर व मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। बिरादरी से सहयोगी अनिल लहरी के साथ सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो 3 दिनों से लापता युवक राहुल का शव बेरी सब डिवीजन के गांव बाकरा हेड के अंदर मिला। शव की पहचान झज्जर के ही गांव दादनपुर निवासी राहुल के तौर पर हुई है। 3 दिन पूर्व रोहतक से लापता हुए एक युवक का शव झज्जर के बेरी खंड के पास बाकरा गांव के हेड में जवाहरलाल नेहरू कैनाल में तैरता हुआ मिला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दी जानकारी में बताया कि यह युवक झज्जर जिले के दादनपुर गांव का राहुल नाम का है, जो कि रोहतक शिवाजी नगर कॉलोनी में रहकर कोचिंग ले रहा था और 28 मई को यह युवक शाम को लापता हो जाता है और उसके बाद आज सुबह इसका शव जेएलएन में तैरता हुआ बाकरा के पास मिलता है। पुलिस ने पूरे मामले को संदिग्ध जानकर मामला दर्ज किया। अभी पुलिस कहने से इनकार कर रही है कि हत्या है या आत्महत्या। पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। पूरे मामले की जांच अभी बाकी है। रोहतक पुलिस को साथ लेकर पूरे मामले की जांच की जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। हरियाणा सरकार ने भले ही प्रदेश के आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की सभी मांगों पर अपनी सहमति जताते हुए राजी हो गए हों, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मानदेय नहीं दिए जाने पर से आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन खासी नाराज हैं। सोमवार को आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने से जुड़ी महिलाओं ने उपायुक्त अजय कुमार से मुलाकात कर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे मानदेय को लेकर लंबी बातचीत की। उपायुक्त अजय कुमार को सौंपे गए मांग पत्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने कहा कि ताबड़ू, पुनहाना, नगीना, नूह आदि खंडों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को काफी समय से केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाला मानदेय नहीं मिला है। तो वहीं गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से लोगों को पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। गुड मॉर्निंग गुरुग्राम के नाम से इस मुहिम की शुरुआत की गई। वहीं इस मुहिम को नगर निगम के सभी वार्ड में आयोजित किया गया। इस मुहिम के तहत पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के वो सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बेहतर कदम उठाए, इस बात को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की तरफ से इसकी शुरुआत वार्ड नंबर 29 से की गई। इस कार्यक्रम में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार ने भाग लिया और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं लोगों से भी अपील की है कि पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो प्रदूषण पर भी नकेल कसेगी। जो पिछले साल कोरोना ने सब लोगों के साथ किया, जिसमें मेरे ख्याल शायद ही कोई फैमिली ऐसी जो इससे इफेक्ट ना हुई हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि हर आदमी को, हर इंडिविजुअल आदमी को इसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्हें वो सारे काम करने चाहिए जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बना रहे, उनके परिवार के लोग स्वस्थ रहें और उन्हें दवाइयों की और किसी तरह की जरूरत ना पड़े। इस तरह के प्रोग्राम और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं हमारे, जितने भी जोन्स हैं और जितने भी दूसरी RWs हैं, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम करें ताकि लोगों में एनर्जी आए, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए और
स्वच्छता के प्रति भी लोग जागरूक हों कि ताकि वो ये अभी थोड़ी पहले एक स्किट दिखाई थी बड़ी अच्छी कि उसमें बताया गया था कि किस तरह हम ही लोग अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो हम अपने एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं और जो हम गंदगी सड़कों पे डाल के, पार्कों में डाल के और सार्वजनिक एरिया में जो हम अपनी गंदगी डाल के, जिसका हमें मालूम ही नहीं कि हम ये गंद कर रहे हैं, वो करके जो कर रहे हैं उससे हम किस तरह बचाव करें और अपने गुड़गांवों को किस तरह साफ रखें, स्वच्छ रखें और हम किस तरह स्वस्थ रहें। एक अवेयरनेस का कार्यक्रम कह सकते हैं। इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग इवेंट्स कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी इसमें हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। ये इतना ज़रूरी गुरुग्राम के लिए बहुत है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गुरुग्राम में प्लास्टिक एक बहुत बड़ा दुश्मन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गुरुग्राम निवासियों को कहूँगा कि प्लास्टिक को जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ाया जाए और आप इसका इस्तेमाल बंद करें। तो वहीं सोनीपत के राई विधानसभा के अंदर क्षेत्र में तूफान के चलते भारी नुकसान हुआ। तूफान के चलते कई पॉली हाउस बर्बाद हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। देर रात आए हुए तूफान के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां राई क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां प्रगतिशील किसान हैं और प्रगतिशील किसान लगातार अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन देर रात के तूफान ने पोली हाउसेज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और करीबन 80% पोली हाउस पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं इसी को लेकर किसान सोनीपत के मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और मांग उठाई है कि सरकार प्रशासन स्पेशल गिरदावरी के आदेश देकर गिरदावरी कराए, ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका फायदा और उसकी भरपाई उन्हें हो पाए। और ख़ास तौर पर यहाँ पर बागवानी और अन्य सब्जियाँ जो हैं विदेशों में सप्लाई होती हैं और इसी के चलते किसानों को अब काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मांग उठाई है कि सरकार प्रशासन जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करे और किसानों को मुआवजा दे। सोनीपत से इंडियन न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह। वहीं मणिपुर के इम्फाल के अंदर चल रही 12वीं नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा हॉकी टीम ने चौथी बार अपना परचम लहराया। हरियाणा हॉकी की खिलाड़ियों ने सोना जीता है और हरियाणा की छोरियां किसी से कम नहीं है। बेटियां नहीं बेटों से कम, हिसार की बेटियों ने किया कमाल। हॉकी में लहराया परचम, रोजाना 6 घंटे बहाती हैं पसीना। सोना जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, ये साबित इन बेटियों ने कर दिखाया। रोजाना 6-7 घंटे ग्राउंड में पसीना बहाकर इन बेटियों ने गोल्ड अपने नाम कर लिया। हरियाणा की सब जूनियर हॉकी टीम ने चौथी बार 12वीं नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप में परचम लहराया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में किया गया था। इस चैंपियनशिप में झारखंड की टीम दूसरे नंबर पर रही। इससे पहले हरियाणा की महिला सब जूनियर हॉकी टीम लगातार 3 बार नेशनल में चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी है। हम अजासर के अंडर में यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सुबह भी 3 घंटे, शाम को भी 3 घंटे हमारी यहाँ प्रैक्टिस होती है। तो हमारी पूरी टीम अच्छे से रिप्रेजेंट करे। अगर नेशनल लेवल पर अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं तो मेनली सारे प्लेयर्स, अगर इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सबके पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि गोल्ड मेडल लेके आना बहुत खुशी की बात होती है। सर मतलब ये होता है कि भी लड़कियों को पहले घर से बाहर तो वही निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद मतलब कोच मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, वो अच्छी गाइडलाइन देते हैं, मतलब पेरेंट्स को समझाते हैं कि भी मतलब बच्चे हमारे पास सेफ हैं, हम उनको दोनों टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो उनको मतलब एक हमारे यहाँ आने के बाद पेरेंट्स कोच ही हो जाते हैं, तो वो उनको मतलब अच्छा बताते हैं कि भी समझाते हैं कि आपके बच्चे हमारे पास ठीक है। टीम में 18 बेटियां हिसार की और 8 बेटियां सोनीपत की शामिल रहीं। बेटियों की जीत पर खुशी जताते हुए कोच आजाद सिंह ने कहा कि टीम की कप्तान सावी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। ये जो प्रतियोगिता थी मणिपुर के इम्फाल में खेली गई थी, जो 12वीं सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता। तो इसमें हरियाणा की टीम पूल ए के अंदर थी, जिसमें पूल ए के अंदर 2 टीमें थी, जे&के और पश्चिम बंगाल, जिनको हरियाणा ने जे&के को 13-0 से और पश्चिम बंगाल को 7-0 से हराकर अपने क्वार्टर फाइनल प्रवेश किया। लक्ष्य तो यही है, कोच का ये लक्ष्य होता है कि मैक्सिमम बच्चे उस ग्राउंड से देश के लिए खेल लें और देश का नाम रोशन करें। इस जीत के लिए ये बेटियां HAU
ग्राउंड के कोच आजाद सिंह के नेतृत्व में कच्चे घास के मैदान में रोज 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। वहीं अपनी जीत पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। टीम ने फाइनल में झारखंड की टीम को 2.0 से हरा दिया और वहीं सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को 8-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में मिजोरम से 4-1 के स्कोर से जीती। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं जींद में गर्मी की छुट्टियों में ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ बच्चों को ना ही टैबलेट मिला है और ना ही किताब, जिसके चलते बच्चे परेशान हैं। 1 जून से गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, जबकि जिले में 23,686 टैबलेट आए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए। कैसे चलेंगी ऑनलाइन क्लास? न टैबलेट न किताब। 1 जून से हो रही गर्मी की छुट्टियां। स्कूलों में 2 दिन के बाद गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। छुट्टियों में पढ़ाई करने के लिए बच्चों को ना ही किताबें मिली हैं, ना ही टैबलेट, जिसमें 25,085 बच्चों में से अब तक सिर्फ 1,500 बच्चों को ही टैबलेट मिले हैं। जिन बच्चों को टैबलेट मिले हैं वो आसानी से ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे, लेकिन जिनको टैबलेट या किताब नहीं मिला वो कैसे क्लास लेंगे, इसको लेकर बच्चे परेशान हैं। जहाँ तक टैबलेट की बात है, डिपार्टमेंट ने डाइट 21 में टैबलेट भेजे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 23,686 टैबलेट आए थे। और डाइट की सूचना के अनुसार अभी मैंने सूचना ली है वहाँ से, उन्होंने बताया कि सभी टैबलेट स्कूलों में जा चुके हैं। और जहाँ तक डाटा इंस्टॉल की बात है, तो कल भी हमने सारा डाटा भेजा है, तो लगभग सभी स्कूलों का डाटा डायरेक्टरेट में भेजा जा चुका है। उनके पास पुरानी किताबें हम स्कूलों से अवेलेबल करवा रहे हैं। टीचर्स को इंस्ट्रक्शन है कि पुरानी किताबें जो हैं बच्चों से लेकर अब इनको दें, जिनके पास नहीं है, और बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। स्कूल संचालक 31 मई तक सभी बच्चों को टैब वितरित करने की योजना बना रहे हैं। 1 जून से गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। जिन बच्चों के पास टैबलेट और किताबें नहीं हैं, वो अब तक स्कूलों में अपने सहयोगी के पास मौजूद पुरानी किताबों के जरिए काम कर रहे थे। लेकिन अगर टैबलेट और किताबें नहीं मिली तो छुट्टियों में पढ़ाई कैसे होगी? सरकार की ओर से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों का खर्च हो रहा है, लेकिन ऐसे ही अधिकारियों की तरफ से योजनाओं को लेकर लेट लतीफी की जाएगी तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जींद से रोहताज भोला की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में आज के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।